अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे हैं थ्योरम नंबर 4 चैप्टर 12 का। उसकी स्टेटमेंट है द अपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। देखिए, सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटर के मतलब मालूम होना चाहिए। कोई भी 4 साइडेड शेप और इंस्क्राइब इन अ सर्कल, उसका मतलब है कि सर्कल के अंदर हो, तो उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल डी, एंगल बी, अगर इनको हम प्लस करें तो वो सप्लीमेंट्री हो, मतलब 180 डिग्री। देखें, वो हमें साबित करने के लिए कह रहा है बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम ऐसे ही मेजरमेंट ए के अपोजिट कौन सा है, सी। ये वो चीज़ें हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है। अब देखें, इसको करने का तरीका बड़ा इजी सा है। इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। पढ़ तो हम किताब से भी लेंगे इसको, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमें एक ABCD क्वाड्रिलेटर गिवन है विद सेंटर O, और ये हमने प्रूव करना है। देखिए, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी थ्योरम में प्रूव करना है तो कंस्ट्रक्शन करनी है, और कंस्ट्रक्शन हमें मालूम है कि हम डॉटेड लाइन से करते हैं। देखिए, ये सेंटर O है, इसको मिला देना A के साथ, और इसी O को मिला देना हमने C के साथ। इसको मिलाने का फ़ायदा ये है कि हमारा सेंट्रल एंगल बन गया है, जो कि हमें मालूम है 2 रेडियाई से मिलके बनता है। रेडियाई सेंटर से, सर्कल के सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस का फासला। हर किताब के मुताबिक नाम दे देते हैं ताकि हमें बाद में पढ़ने में आसानी रहे। ये उसने नाम दिया हुआ है 1, और ये सेंट्रल एंगल, इसको नाम दिया है 2, 5, 3, 4 एंड 6। इस डायग्राम को समझने के लिए अच्छे तरीके से इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, ये सेंटर O है दोनों का। एक में मैं ये वाला हिस्सा बना लूँगा और एक में मैं ये वाला हिस्सा बना लूँगा। देखिए, अगर मैं ये वाला बनाऊँगा नाम इनके क्या है जी, A है, इसका C है, इसका D है, और इधर करके कहीं B भी है, और इसका सेंट्रल एंगल 4 है। अब मैं ये दूसरे वाला बना लेता हूँ हिस्सा, यानी कि ये वाला। A, C, B और इधर करके D। हमने प्रूव क्या करना है, ये D और ये B आपस में अगर प्लस हो तो वो 180 डिग्री होता है। देखिए, ये आर्क जो हमारी ADC, जो कि हमारी मेजर आर्क है, अगर ADC आर्क पे हम खड़े होकर देखें तो एंगल 2 जो है हमारा, वो है सेंट्रल एंगल, और उसी का एंगल B जो है वो हमारा सर्कम एंगल है, जो कि सर्कमफेरेंस के साथ मिलकर बन रहा है। सेम ऐसे ही अगर मैं इस आर्क पे देखूं, स्टैंडिंग ऑन आर्क ABC आर्क पे देखे, हमारा सेंट्रल एंगल कौन सा बन रहा है, 4, जबकि हमारा सर्कम एंगल क्या बन रहा है, एंगल D। एक और बात अहम, देखिए, जो हमने थ्योरम 1 में पढ़ा था, हमारे थ्योरम 1 की डायग्राम ऑलमोस्ट यही है
कि वो उसमें हमने पढ़ा था कि मेजरमेंट एंगल 4 यानी कि सेंट्रल एंगल जो है वो 2 टाइम्स होता है मेजरमेंट एंगल इस हिसाब से डी। देखिए यानी कि सेंट्रल एंगल जो है वो 2 टाइम्स होता है सर्कम एंगल के। सर्कम एंगल फिर किसके बराबर होगा, यानी कि एंगल सर्कम एंगल जो है ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा सेंट्रल एंगल पे, यानी कि हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल। बात एक ही है, मुख्तलिफ तरीकों से बोला जा सकता है कि सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सर्कम एंगल वाइल आ सर्कम एंगल इज हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल। बात सेम है। इसको आप देखिए, अब इस हिसाब से अगर हम देखें इस चीज़ को तो एंगल बी क्या बनता है, हाफ ऑफ मेजरमेंट एंगल 2। इसको आप नंबर 1 का नाम दे दें। और सेम इसी हिसाब से ये वाली आर्क जो कि हमारी माइनर आर्क है, एंगल डी किसके बराबर बनता है, हाफ ऑफ मेजरमेंट एंगल 4। इसको आप नंबर 2 का नाम दे दें। ये मैं थोड़ा साफ कर लूँ इधर से। अब हम 1 और 2 को प्लस करते हैं। प्लस क्यों करना है हमने, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है अपोजिट एंगल्स डी और बी, इनको प्लस करना है तो वो सप्लीमेंट्री बनते हैं। एडिंग 1 and 2, measurement angle B plus measurement angle D is equal to half measurement angle 2 plus half measurement angle 4। हमें मालूम है जब दो इक्वालिटी हम जमा करते हैं तो लेफ्ट साइड में जमा होती है और राइट साइड में जमा होती है। देखिए इधर से हाफ कॉमन निकल आया तो हमारे पास क्या बच गया, मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल 4। इधर एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा आपका। देखिए ये जब हमारे पास ये प्लेन होता है, जब हम देखो पूरी एक रेवोल्यूशन करते हैं तो वो कितना बनता है, 360 डिग्री, 90 ये 90 ये 90 ये 90 ये, वो बनता है 360 डिग्री। अब इधर देखें, आधी रेवोल्यूशन ये है और आधी रेवोल्यूशन ये है। ऐसे जब एक कंप्लीट चक्कर हो जाएगा तो वो किसके बराबर होगा, एंगल 360 डिग्री के। अब देखिए 2 प्लस 4 कितना हो गया, 360 डिग्री। और जब ये 2 पे डिवाइड होगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। और देखिए यही हमने प्रूव करना था कि जो अपोजिट एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड के, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। हैंस प्रूव्ड। अब इससे देखिए किताब से हम पढ़ते हैं। देखिए गिवन में उसने कहा हुआ हमें ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर O। ये हमने डायग्राम बना ली। टू प्रूव, ये हमने प्रूव करना चीज़ें। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, O को A से हमने मिला दिया और O को C से हमने मिला दिया और फिर एंगल्स के नाम दे दिए। अब देखिए हम प्रूफ में आ जाएगा हमारा स्टेटमेंट्स और रीजंस। देखिए वही बात कर रहा है, स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ADC, एंगल 2 जो हमारा है वो सेंट्रल एंगल है और एंगल B हमारा सर्कम एंगल है। उन्होंने कहा देयरफॉर, इधर उसने देयरफॉर कहा है, मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू हाफ मेजरमेंट एंगल 2। जो बात अभी हमने थोड़ी देर पहले समझी थी कि अगर एक सेंट्रल एंगल जो है वो 2 टाइम्स होता है सर्कम एंगल के, तो एक सर्कम एंगल हाफ टाइम्स होगा सेंट्रल एंगल का। सेम वही बात उसने इसके मतलब की और उसको भी उसने नंबर 2 का नाम दे दिया। दोनों को प्लस किया हमने, एडिंग 1 and 2। नहीं रीजन आपने देते जाना है साथ साथ। ये इस वाले की रीजन क्या बनेगी, बाय यूजिंग थ्योरम 1। क्यों थ्योरम 1 2 टाइम्स था इसका,
तो ये जब 2 इधर आएगा तो सेंटर एंगल के नीचे आ जाएगा। देखिए इधर उसने यूज़ की है टर्म्स राइट एंगल, आप राइट एंगल ही यूज़ कीजिएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। देखिए हमें मालूम है 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो 2 कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। सेम ऐसे 4 कितने हो जाएंगे 360 डिग्री। तो साबित करने के लिए उसने हमें कहा है एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो 2 राइट एंगल्स के बराबर है। ये हमने प्रूव करना है। आप RTSC लिखिएगा, ये आपको समझाने का ज़्यादा अच्छा तरीका था क्योंकि हम डिग्रीज में डील करते रहते हैं। आप देखें अब इसको उसने मुकम्मल लिख दिया हुआ है 4 राइट एंगल्स, और 4 राइट एंगल्स हमें मालूम है 360 डिग्री होता है। आप 4 राइट एंगल्स ही लिखिएगा, और फिर जब 4 राइट एंगल्स 2 पे डिवाइड होंगे तो वो 2 राइट एंगल्स रह जाएंगे, 2 राइट एंगल्स। और इस तरह उसने आखिर में लिख दिया है। इसी तरह हम A को C के बराबर ही प्रूव कर सकते हैं। वो हम सेंटर में लाइन लगाएंगे, वो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स, जिसमें उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ लग गई होगी। मेन मकसद था समझाना। अक्सर स्टूडेंट इस डायग्राम को देख के परेशान हो जाते हैं, जब इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे तो ईजी हो जाता है बड़ा। मकसद यह है कि आपको थ्योरम समझ लगे, सिर्फ रट्टा ना लगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। जिसमें इस तरह हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज को हल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।